नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर क्षेत्र में 6 घंटे से ज्यादा समय तक युद्धाभ्यास किया है। यह अभ्यास लॉन्ग रेंज मिशन के लिए किया गया था। वहीं इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि जेट विमानों ने पूर्वी सेक्टर के हासीमारा वायु स्टेशन से उड़ान भरी और मिशन को अंजाम दिया। और इस दौरान कई तरीके के युद्धाभ्यास किए गए, जिसमें कि नकली ऑपरेशन भी किया गया और इसे पूरा करने के बाद ये फाइटर जेट वापस बेस पर लौट आए। दरअसल भारतीय वायुसेना का ये जो युद्धाभ्यास है वो ऐसे समय पर किया गया है जब हिंद महासागर में चाइना लगातार अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। वहीं दोस्तों अधिकारियों ने कहा कि 4 राफेल फाइटर जेट के द्वारा मिशन ने विभिन्न चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने में अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं और तत्परता का प्रदर्शन किया। बाकायदा भारतीय वायुसेना ने इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। इसके अलावा अमेरिका ने भी दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर एक बड़ी बात कही। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि हम भारत की सुरक्षा की परवाह करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे और हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए भारत के साथ हम काम करना चाहते हैं। इसीलिए ये वो जगह है जहां हम सब एक साथ खड़े हैं। भारत के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र संभव नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अफ्रीकी देश बोत्सवाना अब भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए बोत्सवाना डिफेंस फोर्स के अधिकारी तेजस का निर्माण करने वाली कंपनी HAL के साथ बातचीत कर रहे हैं। बोत्सवाना तेजी से विकसित हो रहे भारत के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है ताकि वो अपनी सेना को अत्याधुनिक बना सके। अभी तक अफ्रीकी देश तुर्की, चीन और रूस के बड़े खरीदार बने हुए थे। ऐसे में तेजस लड़ाकू विमान की डील फाइनल होने से भारत को अफ्रीका में एक नया बाजार मिल पाएगा। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीकी देश है जो चारों ओर जमीन से घिरा है। इसके पड़ोसी देशों में जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। दरअसल दोस्तों बोत्सवाना की अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो उनके पास अभी 13 विमान हैं जो कि काफी पुराने हैं। इनमें से अधिकतर विमान लंबे समय से रिटायर हैं क्योंकि उनके पार्ट्स का उत्पादन बंद हो चुका है। और यही वजह है कि दोस्तों अगर बोत्सवाना तेजस फाइटर जेट की डील करता है भारत के साथ, इससे एक तो उसकी ताकत बढ़ेगी, दूसरा यहाँ पर भारत को एक बाजार मिल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अंबाला में भारतीय सेना की खड़क कोर की विभिन्न यूनिटों ने पंजाब में पश्चिमी सीमा के पास 15 दिनों का प्रशिक्षण अभ्यास किया। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज के दौरान यूनिटों को नई ऑपरेशनल अवधारणाओं जैसे जमीनी बलों के समर्थन में अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती, दुश्मन की बाधा प्रणालियों में सेंध, हाई टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन का उपयोग और दुश्मन के क्षेत्र में काफी अंदर घुसकर कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना का MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर पहली बार स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक उतरा। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी निर्मित MS-60R हेलीकॉप्टर की पहली सफल लैंडिंग का वीडियो भी शेयर किया और इसे दोस्तों पनडुब्बी रोधी युद्ध और बेड़े में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने वाला बताया। दोस्तों MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर इसको दुनिया के सबसे उन्नत एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है और इसे नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। भारत ने 90.5 करोड़ डॉलर के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे में 24 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है। भारतीय नौसेना में 2 हेलीकॉप्टर्स शामिल किए गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को एक व्यापक सुरक्षा जांच के बाद यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी चेक्स के बाद इन्हें बैचों में उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में एक के बाद एक 3 जो दुर्घटनाएं हुई थी, उसके बाद स्वदेशी मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर को ग्राउंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी नियमित उड़ानें नहीं हो पाई थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए 78 STT-40 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए मेटल कटिंग शुरू की है। HAL के अधिकारियों ने कहा कि इस स्वदेशी ट्रेनर पर कई देशों ने अपनी रुचि व्यक्त की है और साथ ही HAL के साथ उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की बड़ी संभावनाएं हैं। साथ ही HAL ने दोस्तों STT-40 एयरक्राफ्ट को कस्टमाइजेशन और आर्म वेरिएंट के साथ यानी कि हथियारबंद वाले वेरिएंट के साथ भी पेशकश कर रखी है ताकि जो कस्टमर्स हैं जो कि इन्हें खरीदते हैं उनके अनुसार इसे कस्टमाइज किया जा सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में लो ऑब्जर्वर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल कैट्स हंटर की रीयूजेबिलिटी यानी कि पुनः इसका इस्तेमाल किए जाने को लेकर बातचीत की गई थी, जिसमें कि ये मिसाइल अपने मिशन के दौरान पैराशूट का इस्तेमाल करेगी। लेकिन कुछ खबरें ये आ रही हैं कि इस मिसाइल का जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा यानी कि हंटर मिसाइल का, उसमें रीयूजेबिलिटी वाला जो फैक्टर है उसे हटा दिया जाएगा ताकि इसकी लंबी दूरी की क्षमता को बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों DRDO 1000 किलोमीटर रेंज वाली सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट कॉम्बैट मॉड्यूल
यानी कि ITCM पर आधारित है और इसे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। और जो तीसरा प्रोग्राम दोस्तों चल रहा है वो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ब्रह्मोस NG मिसाइल का निर्माण करना, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और स्पीड मैक 3.5, और इस मिसाइल को भी फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये जो तीनों प्रोग्राम है वो अलग अलग बन रहे हैं ताकि ओवरलैपिंग से बचा जा सके। वहीं हंटर ALCM के कॉन्फ़िगरेशन को जो फाइनल टच इसे देना है उससे पहले इसकी सभी मापदंडों और कारकों पर व्यापक रूप से काम किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने अपने नए भर्ती कमांडो को हेलीकॉप्टर स्लीथिंग प्रशिक्षण दिया है। इस तरीके का हेलीकॉप्टर आधारित प्रशिक्षण दिल्ली पुलिस ने अपने कमांडो को पहली बार दिया है। 55 पुरुष, 25 महिला और 15 स्वाट कमांडो को आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतारने की ट्रेनिंग दी गई और इस प्रशिक्षण को दिल्ली पुलिस एकेडमी के मैदान में BSF के Mi-17 हेलीकॉप्टर से प्रैक्टिस और ड्रिल करवाई गई। दरअसल हेलीकॉप्टर से ऊंचाई से उतरना जोखिम भरी प्रक्रिया होती है, न केवल पायलट के लिए बल्कि हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरने वालों के लिए भी। ये किसी इमारत या पेड़ से इस तरह उतरने की तुलना में खतरनाक और कठिन है। दिल्ली पुलिस अपने कमांडोज को आपदा में या किसी आतंकवादी घटना से निपटने के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग दे रही है। इस ट्रेनिंग के लिए एक अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया था। BSF के Mi-17 हेलीकॉप्टर ने सफदरजंग हवाई अड्डे से उड़ान भरी और दिल्ली पुलिस एकेडमी के हेलीपैड पर उतरा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL भारतीय वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी का हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी कि HLFT-42 को विकसित कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट के लिए हाई थ्रस्ट इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। HAL का मानना है कि मौजूदा F414GE इंजन को इन जेट के उत्पादन संस्करण के लिए अधिक शक्तिशाली इंजनों से बदला जा सकता है जब वे उत्पादन में प्रवेश करने के लिए तैयार हों। HAL का मानना है कि HLFT-42 विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मंच के रूप में काम करेगा। हालांकि ये परियोजना अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें एक शक्तिशाली इंजन लगाया जाएगा और HAL के इस कदम से HLFT-42 की जो प्रदर्शन क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी और ये भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को आने वाले समय में पूरा करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी फर्म जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच अब MOU साइन होने वाला है F414 इंजन को तैयार करने के लिए, जिसे कि HAL की इंजन डिवीजन बैंगलोर में बनाया जाएगा, जिसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन US कांग्रेस को इस बारे में सूचित करेगा। जो शेड्यूल है इसका, उसके हिसाब से पहले इंजन के लिए दोस्तों कंपोनेंट्स चरणबद्ध तरीके से भारत में बनाए जाएंगे और उसके बाद इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू होगी। वहीं कुछ अधिकारियों ने कहा कि इस तरीके की पार्टनरशिप से भविष्य में भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से मिलकर एक ताकतवर इंजन का विकास और निर्माण करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों मरीन इंजन को भी तैयार किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर जेट्स ने एक बार फिर से उड़ान भरनी शुरू कर दी है, जो कि पिछले 3 हफ्ते से सेफ्टी चेक के कारणों की वजह से ग्राउंड हो गए थे और हाल ही में राजस्थान में एक दुर्घटना के बाद MiG-21 के स्क्वाड्रन को ग्राउंड कर दिया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्क्वाड्रन्स अब फिर से उड़नी शुरू हो गई हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 3 स्क्वाड्रन्स हैं MiG-21 की और 2025 तक इन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल उसने एक सैन्य जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, लेकिन उड़ान के दौरान वो एक दुर्घटना के चलते समुद्र में क्रैश हो गया। फिलहाल तो स्पेस में उत्तर कोरिया का कोई सैटेलाइट मौजूद नहीं है। बाकायदा इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जो कि सैन्य जासूसी सैटेलाइट है, इसे किम जोंग उन ने प्राथमिकता दी थी और वो खुद इसकी लॉन्चिंग की तैयारियों की देखरेख कर रहे थे। उत्तर कोरिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर कोरियाई अंतरिक्ष अधिकारियों ने एक सैन्य जासूसी सैटेलाइट मिलयोंग-1 को एक नए प्रकार के कैरियर रॉकेट कोलिमिया-1 से लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट दूसरे चरण के इंजन के असामान्य रूप से शुरू होने के कारण थ्रस्ट खोने के बाद समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसको लेकर जापान हाई अलर्ट पर था और उसने पहले ही बोल दिया था कि अगर उसके क्षेत्र से गुजरेगा तो वो इसके लिए कुछ भी कर देंगे और बाकायदा अपने एयर डिफेंस सिस्टम जापान ने तैनात कर दिए थे। लेकिन अब उत्तर कोरिया को एक बड़ा झटका लगा है और किम जोंग उन के सपनों पर पानी फिर गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान एर्दोगन ने तुर्की को अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा को दोहराया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि तुर्की स्वीडन की नाटो सदस्यता को लेकर अपनी आपत्ति छोड़ दे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका और तुर्की में F-16 और स्वीडन की नाटो सदस्यता को लेकर आपस में डील हो सकती है। अमेरिका ने तुर्की की रूस से नजदीकियों के बाद F-16 लड़ाकू विमान की बिक्री पर रोक लगा दी थी। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने पिछले साल नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। नाटो की सदस्यता के लिए सभी सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। फिनलैंड तो नाटो में शामिल हो गया, लेकिन स्वीडन के मुद्दे पर तुर्की और हंगरी ने
अभी तक मंजूरी नहीं दी है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि स्वीडन नाटो का सदस्य बन जाए, इसलिए वो तुर्की को कई बार मनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में अपना दूसरा लॉन्च पैड स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और तमिलनाडु राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए इसरो को 2000 एकड़ भूमि हस्तांतरित करते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लॉन्च पैड के अंदर इंटरलिंक सड़कों के लिए केवल 1% भूमि अधिग्रहण शेष है। लॉन्च पैड का डिजाइन और ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और निर्माण के लिए टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा। नए लॉन्च पैड का निर्माण 2 साल के भीतर पूरा हो जाएगा और इस सुविधा का इस्तेमाल यानी कि फैसिलिटी का इस्तेमाल छोटे रॉकेट्स जिनमें कि SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उन्हें लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।